तो हमारा टॉपिक चल रहा है केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। अब तक हम लोग ने क्या किया? अब तक हम लोग ने किया हाइपोथैलेमस और उसके हार्मोन, फिर हमने किया पिट्यूटरी ग्लैंड यानी पीयूष ग्रंथि और उसके हार्मोन। आज हम करेंगे पीनियल ग्लैंड और उसके हार्मोन, राइट? आज का मोटिवेशनल कोट क्या है? रिस्क हमेशा बढ़ा लो, रिस्क हमेशा बढ़ा लो। जीत गए तो कैप्टन बनोगे और हार गए तो सलाहकार। कुछ तो बनोगे ही ना, ठीक है ना? टॉपिक चल रहा है केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। हमने पढ़ लिया था हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड। अब हम पढ़ रहे हैं क्या? अब हम पढ़ेंगे पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे, राइट? फिर हम लोग थायराइड के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए पीनियल ग्लैंड के बारे में कुछ बातें आपको बताते हैं। हमारी ग्लैंड का नाम है ये देखो, ये है थैलमस। थैलमस के ऊपर एपिथैलमस होता है और वहां से ग्लैंड जुड़ी होती है, इसको बोलते हैं एपिथैलमस। और नीचे भी ऐसे ही था, नीचे के हिस्से को हमने क्या बोला था? हाइपोथैलमस। वहां से भी ग्लैंड जुड़ी हुई थी और इसका नाम था पिट्यूटरी। तो कुछ इमेजिनेशन हो रहा है? आपको बताया गया था थैलमस के ऊपर का हिस्सा एपिथैलमस, थैलमस के नीचे का हिस्सा हाइपोथैलमस। तीनों को मिला के डायनसेफ्लॉन कहते थे, याद आया? एपिथैलमस के ऊपर भी ग्लैंड है और हाइपोथैलमस के नीचे भी ग्लैंड है। ये ग्लैंड अभी ताजी ताजी बढ़ी है, ठीक है ना? इसका नाम लिख लेते हैं। इसका नाम है सर पिट्यूटरी या मास्टर ग्लैंड। जबकि सुपर मास्टर ग्लैंड कौन है? बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये जो है, ये ऊपर वाली ग्लैंड, इसका नाम है पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड, तो पीनियल ग्लैंड कहां पाई जाती है? फोर ब्रेन के डॉर्सल साइड में कि फोर ब्रेन के वेंट्रल साइड में, यानी अग्र मस्तिष्क के ऊपर कि अग्र मस्तिष्क के निचले भाग में? ऊपर के ना। ये किसका पार्ट है सर? फोर ब्रेन का पार्ट है, फोर ब्रेन का पार्ट है। फोर ब्रेन को बोलते हैं अग्र मस्तिष्क। मस्तिष्क में कितने भाग होते हैं सर? 3। बीच वाला, आगे वाला, पीछे वाला। तो ये आगे वाला भाग है। आगे वाले में ये बच्चा बच्चा जानता है कि थैलमस के ऊपर एपिथैलमस, थैलमस के नीचे हाइपोथैलमस, ठीक है? यहां पर एक ग्लैंड जुड़ी हुई है पीनियल ग्लैंड, जबकि यहां से ग्लैंड जुड़ी हुई थी पिट्यूटरी ग्लैंड। ये ग्लैंड हम लोग पढ़ चुके हैं, ये पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ रहे हैं पीनियल ग्लैंड। तो पीनियल ग्लैंड कहां प्रेजेंट होती है? प्रेजेंट ऑन डॉर्सल सरफेस ऑफ, प्रेजेंट ऑन डॉर्सल सरफेस ऑफ फोरब्रेन। प्रेजेंट ऑन डॉर्सल सरफेस ऑफ फोरब्रेन। और आपको पता है ये ग्लैंड कितनी यूनिक है? आपको आइडिया भी नहीं होगा। ये ग्लैंड आपको एक दूसरे आयाम में ले जाने का कार्य करती है। मतलब आप एक दुनिया से दूसरी दुनिया से कनेक्ट हो सकते हैं। टेलीपैथी में इसका बहुत बड़ा योगदान है। कहते हैं हमारी ये एक दुनिया है जो, ये जहां हम रह रहे हैं, इसके परे भी एक दुनिया है जो, जब लोग ध्यान करते हैं, मेडिकेशन करते हैं, तो देखा होगा इस दुनिया से टूट जाते हैं, डिस्कनेक्ट हो जाते हैं और एक नई दुनिया पे ध्यान केंद्रित करते हैं, बिल्कुल जहां शून्य है हर चीज, जहां पे कोई टेंशन नहीं है, सब कुछ नहीं है, बिल्कुल शांत, बिल्कुल स्पिरिचुअल, ठीक है ना? ये वो दुनिया में ले जाने वाली ग्लैंड है। यानी ये आपके मेंटल लेवल को चेंज कर सकती है, ये आपको स्पिरिचुअलिटी से जोड़ती है,
ये वो ग्लैंड है। ये ग्लैंड बहुत यूनिक ग्लैंड है। इससे आप स्पिरिचुअल होते हो और एक दुनिया से दूसरी दुनिया में पहुंच जाते हो, और ये आपके आयाम को चेंज कर सकती है। इसीलिए जो लोग बहुत ज्यादा वो कहते हैं ना मेडिकेशन करते हैं, तप करते हैं, ठीक है ना, जो सिद्ध पुरुष लोग हैं वो लोग क्या करते हैं, इस ग्लैंड को जागृत कर लेते हैं, और जब ये ग्लैंड पूरी जागृत हो जाती है तो उनका पूरा ध्यान वहां पे स्पिरिचुअलिटी में लग जाता है, और इसीलिए वो पूरा केंद्रित कर पाते हैं। आपने ये भी सुना होगा कि करीब 3 से 5 बजे का ब्रह्म मुहूर्त होता है। ब्रह्म मुहूर्त में जो होता है क्या होता है, बहुत कुछ भी याद करो बहुत अच्छे से याद होता है, क्योंकि उस समय ब्रेन ऐसी स्थिति में होता है जिस समय क्या होता है, पीनियल ग्लैंड ब्रेन को बहुत शांत बना देती है। पीनियल ग्लैंड ब्रेन को इतना शांत कर देती है कि उस समय आप कुछ भी पढ़ोगे आपको याद हो जाएगा। सुबह सुबह वाली, अगर सुबह सुबह आपका मूड खराब हो जाए पूरे दिन खराब होगा, बोलो हाँ कि ना। अगर सुबह सुबह आप कोई चीज पढ़ते हो 3 से 5 बजे, आप नहीं भूलोगे, जल्दी नहीं भूलोगे, क्योंकि उस समय आपका ब्रेन का एक्टिविटी बहुत फास्ट है, ब्रेन बहुत ज्यादा शांत है, और वो काम कर रहा है किसके अंडर में, पिट्यूटरी सॉरी पीनियल ग्लैंड के अंडर में। तो ये एक ऐसी ग्लैंड है जो एक आयाम से दूसरे आयाम में ले जाती है, और ये मेडिकेशन वगैरह में बहुत ज्यादा हेल्प करती है, ठीक है ना। यानी ये यूनिक ग्लैंड है, ये यूनिक ग्लैंड है, ग्लैंड यानी ग्रंथि, ठीक है ना। अगर इसको रिमूव कर दिया जाए डेथ हो जाएगी, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। इफ रिमूव्ड डेथ, अगर इसको रिमूव कर देंगे मृत्यु हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। नोट करिए इतना। बताइए पीनियल ग्लैंड फोर ब्रेन के किस हिस्से में होती है, डॉर्सल सरफेस की वेंट्रल सरफेस? ये आंखें है हमारी। जब लाइट आती है यहां से, जब लाइट यहां से आती है, तो यहां से ऑप्टिक नर्व से इंपल्स चली जाती है। ये ऑप्टिक नर्व से इंपल्स चली गई कहां पे, पीनियल ग्लैंड में। ये कौन सी नर्व है, आंखों की नर्व को क्या बोलते हैं, ऑप्टिक नर्व। वहां से इंपल्स कहां चली गई, जब लाइट पड़ती है तब इस ग्लैंड में क्या चली जाती है, ऑप्टिक नर्व से इंपल्स चली जाती है। और जब ऑप्टिक नर्व से इंपल्स चली जाती है तो यहां से मिलेनिन निकलना बंद हो जाता है, मिलेनिन निकलना बंद हो जाता है। इस ग्लैंड के हार्मोन का नाम है सिक्रीट मिलेनिन, सॉरी मिलेनिन बोला है, मिलेटोनिन, सिक्रीट मिलेटोनिन, सिक्रीट मिलेटोनिन हार्मोन। ये कौन सा हार्मोन निकालती है, तो जब लाइट आ जाती है ना तो क्या हो जाता है, मिलेटोनिन डिक्रीज हो जाता है कि इंक्रीज, डिक्रीज। दिन के समय लाइट मिलती है कि रात के समय लाइट मिलती है, दिन के समय लाइट मिलती है ना। दिन के समय आंखों में लाइट आ रही होती है, रात को आंखें बंद होती हैं, और ट्यूब लाइट वगैरह भी हम लोग बंदी कर देते हैं। तो दिन के समय जब लाइट आती है तो आंखों में गई, आंखों से चली गई कौन सी नर्व में, ऑप्टिक नर्व में। ऑप्टिक नर्व कनेक्टेड होती है किससे, पीनियल ग्लैंड से। जो पीनियल ग्लैंड होती है उसको संवेदना मिल गई, जैसे संवेदना मिली इसने, इसका काम है सिक्रीट मेलाटोनिन हार्मोन, ये तुरंत उसको डिक्रीज कर देता है, ये तुरंत उसको डिक्रीज कर देता है। लेकिन रात को क्या होता है, रात को हमारी आंखें बंद होती है, अंधेरा होता है चारों तरफ,
तो उसके बाद क्या होता है, लाइट आना बंद हो जाती है। तो जब लाइट नहीं आएगी तो बताओ, यहां से मेलाटोनिन ज्यादा निकलेगा, इंक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज। तो ये बात इसलिए बताना चाह रहे हैं, इसका मतलब ये हमें दिन में अलग प्रभाव दिखाता है और रात को अलग, यानी ये हमारे दिन और रात की साइकिल को कंट्रोल कर रहा है, ये दिन और रात की साइकिल को कंट्रोल कर रहा है। बताइए, अभी हम लोग की आंखों पे रोशनी आ रही है, नहीं आ रही है? अगर आंखों में रोशनी आ रही तो ऑप्टिक नर्व में संवेदना जा रही है ना। ऑप्टिक नर्व जो है वो किस ग्लैंड से रिलेटेड होती है? पीनियल ग्लैंड से रिलेटेड होती है। पीनियल ग्लैंड का काम क्या है? मेलाटोनिन निकालना। लेकिन जब लाइट आ रही है तो बताओ, मेलाटोनिन डिक्रीज हो जाएगा कि इंक्रीज? डिक्रीज हो जाएगा। और जब मेलाटोनिन डिक्रीज रहेगा तो हम एक्टिवेट हो जाएंगे, एक्टिव हो जाएंगे, एक्टिव। अभी लिखा रहा हूं। तो लाइट आने पर पीनियल ग्लैंड पर क्या प्रभाव पड़ता है? वो अपना हार्मोन ज्यादा निकालने लगती कि कम? और कौन सा हार्मोन निकालती है? मेलाटोनिन। मेलाटोनिन। अब देखिए, यानी डे टाइम में क्या होता है? डे टाइम में मेलाटोनिन कम निकलेगा कि ज्यादा निकलेगा? मेलाटोनिन रिड्यूस, मेलाटोनिन कम हो जाता है। डे टाइम में मेलाटोनिन घट जाता है। अभी आपको बताया, जब लाइट पड़ेगी तो पीनियल ग्लैंड जो होती है ना, इनएक्टिव होने लगती है, और जब इनएक्टिव हो जाएगी तो अपना मेलाटोनिन नाम का हार्मोन घटा देगी। ठीक है। अच्छा, जब घट जाएगा तो क्या क्या हो जाएगा? वैक, हम जग जाएंगे, हम जग जाएंगे। यानी हम वैक का मतलब क्या होता है? जगना। यानी क्या हो जाएगा? हमारी नींद टूट जाएगी, जगना, रुक जाना। और रात के समय क्या होता है? नाइट टाइम में क्या होता है? नाइट टाइम में लाइट तो होती नहीं है, तो बताओ मेलाटोनिन क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। मेलाटोनिन इंक्रीज, यानी कि अब हो जाएगी, हमें नींद आने लगेगी, स्लीप, यानी कि नींद आना, है ना। यानी बताओ ये क्या कर रहा है? ये स्लीप वैक साइकिल को कंट्रोल कर रहा है। कंट्रोल स्लीप वैक साइकिल, सही है। कंट्रोल स्लीप वैक साइकिल, यानी सोने जगने का जो चक्र है वो यही कंट्रोल कर रहा है। या नॉर्मल रिदम्स, या नॉर्मल रिदम्स को कंट्रोल कर रहा है। नॉर्मल रिदम्स, नॉर्मल रिदम्स को कंट्रोल करता है। सोने और जागने का साइकिल यही कंट्रोल करता है। आपको, आप घड़ी ना भी देखो, आप वॉच ना भी देखो, तो भी आपका जो सोने का टाइम है, आपका उतने टाइम पे 10-15 मिनट में नींद आ जाएगी। बोलो, अगर आपका टाइम सेट है 11 बजे तो 11 बजे नींद आएगी, 2 बजे तो 2 बजे नींद आएगी, 3 बजे तो 3 बजे, क्योंकि आपका ब्रेन उस बिहेवियर को अडेप्ट कर लेता है। आपका ब्रेन उस बिहेवियर को अडेप्ट कर लेता है। तो और दिन में क्या होता है? जैसे ही रोशनी आती है, जैसे ही सूरज की रोशनी आती है, तुरंत क्या होता है आपकी आंखों पे? चाहे देखो, रात को अंधेरा हो जाता है, दिन में उजाला हो जाता है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली आंखों में रोशनी आने लगती है। जब आने लगती तो मेलाटोनिन का सिक्रीशन कम हो जाता है। कम हो गया तो व्यक्ति क्या हो गया? व्यक्ति एक्टिव हो गया। एक्टिव हो गया मतलब जग गया। ठीक है। यानी ये स्लिप वैक साइकिल को कंट्रोल करता है। क्लियर है? और देखो, ये हमारे बीएमआर को भी कंट्रोल करता है। सर बीएमआर क्या है? बेसल मेटाबॉलिक रेट।
बेसल मेटाबॉलिक रेट को भी कंट्रोल करता है, ये हमारे बीएमआर को भी कंट्रोल करता है। बीएमआर का पूरा नाम होता है बेसल मेटाबॉलिक रेट। देखो डे टाइम में क्या होता है, डे टाइम में बीएमआर बढ़ जाता है कि घट जाता है, मतलब हमारा जो मेटाबॉलिक रेट है, हमारी जो उपापचय दर है, वो दिन में ज्यादा होती है कि रात को ज्यादा होती है? दिन में ज्यादा काम करते हैं कि रात को, है ना? तो बीएमआर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। बीएमआर बढ़ जाएगा तो बताओ टेम्परेचर भी, बॉडी टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा। तो एनसीईआरटी ने कहा है ये बॉडी टेम्परेचर को भी कंट्रोल करता है, इसलिए मैं आपको डायरेक्ट कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी में तो बहुत कम 4-5 पॉइंट है और वो भी दिमाग से स्किप कर जाएंगे, लेकिन आप देखो स्किप नहीं करेगा, आपको पूरा कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। डे टाइम में बीएमआर इंक्रीज हो जाता है, इसलिए बॉडी टेम्परेचर बताओ क्या हो जाएगा, बॉडी टेम्परेचर बढ़ेगा घटेगा? हाँ, तो बॉडी टेम्परेचर राइज, बॉडी टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा। लेकिन नाइट टाइम में क्या हो जाता है, नाइट टाइम में बीएमआर घट जाएगा। तो बॉडी टेम्परेचर क्या हो जाएगा, डिक्रीज। अच्छा, यानी ये बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल कर रहा है कि नहीं कर रहा है बताओ? इसका मतलब हमें पता चला कि ये हार्मोन, ये ग्लैंड बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करती है, ये ग्लैंड बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल करती है। सोने जगने का चक्र तो चला ही रही है, वो चक्कर तो वही है, साथ में ये भी घट चक्कर है, क्या, टेम्परेचर। तो यानी ये ग्लैंड बॉडी टेम्परेचर, ये ग्लैंड बॉडी टेम्परेचर भी कंट्रोल करती है, ये ग्लैंड बॉडी टेम्परेचर भी कंट्रोल करती है। बॉडी टेम्परेचर भी कंट्रोल करती है। दिन के समय बॉडी टेम्परेचर क्या हो जाता है, दिन के समय हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी बढ़ जाती है घट जाती है? अगर हमारी उपापचय दर बढ़ गई तो बताओ ऊर्जा ज्यादा निकलेगी कम निकलेगी? अगर शरीर ज्यादा ऊर्जा निकाल रहा है तो आपका बॉडी का टेम्परेचर, आपने देखा होगा दिन के समय बॉडी थोड़ी गर्म रहती है, रात के समय थोड़ी ठंडी हो जाती है ना? और यही कारण है, दिन के समय गर्मी भी बहुत लगती है, और एक तो कई कारण है, सूरज भी होता है, दिन में हीट भी होती है, और आपका बॉडी का टेम्परेचर भी कैसा होता है, हाई। लेकिन रात को समय थोड़ा रिलैक्स होता है, नींद आ जाती है अच्छी सी। यानी आपको सुलाने और जगाने का काम कौन करता है? हाँ, आपके बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करने का काम कौन कर रहा है? मेलाटोनिन या पीनियल ग्लैंड, बात तो एक ही है। अच्छा, अब आगे लिख लिया सबने? अब देखते हैं दिन में क्या होता है। दिन में सूरज की रोशनी ज्यादा होती है ना, तो डे टाइम में मेलाटोनिन कम निकला था कि ज्यादा? कहां ज्यादा निकला था? डे टाइम में कम और रात को ज्यादा। मेलाटोनिन आपको सुलाता है, ऐसे याद कर लो। अब बताओ रात को सोते हो दिन को सोते हो? रात को सोते हैं ना, तो रात को ज्यादा निकलेगा, दिन में कम निकलेगा। अगर दिन में ज्यादा निकलने लगा, नींद नींद आने लगेगी, कभी कभी दिन में नींद आने लगती है, समझ रहे हो? आपका मेलाटोनिन मेलाटोनिन ज्यादा निकलने लगता है उस समय,
और ऐसा होता है बायोलॉजिकल क्लॉक के अनुसार, अगर आपके दिन में सोने की आदत है तो दिन में भी निकलेगा, दिन में भी निकलता है थोड़ा बहुत, है ना। तो डे टाइम में मेलाटोनिन डिक्रीज हो जाता है। अच्छा बताओ, इसलिए स्किन का जो मेलानिन है, स्किन के पिगमेंट को क्या कहते हैं? बात समझो, देखो रटो नहीं, एनसीईआरटी में तो रटना पड़ जाएगा। इसलिए मेलानिन पिगमेंट जो है बढ़ जाता है। उल्टा है, मेलाटोनिन कम तो मेलानिन पिगमेंट्स ज्यादा, मेलाटोनिन कम तो मेलानिन पिगमेंट ज्यादा। मतलब दिन में क्या हो जाता है, मेलानिन पिगमेंट ज्यादा हो जाएगा, तो सूरज की किरणों से बॉडी बच पाएगी, सूरज की किरणों से बॉडी बच पाएगी। यानी इससे क्या हो जाएगा, प्रोटेक्ट्स द बॉडी फ्रॉम सनलाइट, प्रोटेक्ट्स द बॉडी फ्रॉम सनलाइट। मतलब हम कह सकते हैं दैट मीन्स डिफेंस करेगा। क्या करता है? डिफेंस करता है। डिफेंस मतलब समझते हो ना, खुद को बचाना, खुद को बचाना। ये शरीर को देखो डिफेंस कर रहा है। आप देखो डे टाइम में मेलेटोनिन कम और मेलानिन पिगमेंट ज्यादा, इससे एक फार्मूला समझ में आया। क्या समझ में आया? कि मेलेटोनिन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मेलानिन। सही है। जब मिलेटोनिन ज्यादा तो मेलानिन कम, और जब मिलेटोनिन कम तो मेलानिन ज्यादा। बताओ दिन में क्या था, मेलेटोनिन कम तो मेलानिन पिगमेंट ज्यादा, जिससे त्वचा क्या हो जाती है, थोड़ी सी डार्क हो जाती है। दिन में देखो थोड़ी सी डलनेस सी महसूस होती है, शाम रात को बिल्कुल मतलब एक टोन थोड़ा सा ठीक लगता है। मतलब रात को थोड़ा टोन जो है ना वो कम हो जाता है, वो ऑटोमेटिकली होता है अपनी बॉडी में। क्लियर है ना। तो मेलाटोनिन जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है मेलानिन पिगमेंट के। मतलब ये स्किन को लाइट बनाता है डार्क बनाता है? नहीं, कहाँ डार्क बना रहा है। अगर मिलेटोनिन की बात करें तो जब मिलेटोनिन ज्यादा निकलेगा तो स्किन का कलर लाइट होगा, लाइट बना रहा है स्किन को। अच्छा नाइट को देखो, अभी समझ में आ जाएगा। नाइट को देखो मिलेटोनिन ज्यादा है, नाइट को मिलेटोनिन बढ़ जाता है। बढ़ गया तो बताओ मिलेनिन का, मिलेनिन पिगमेंट ज्यादा बनेगा कम बनेगा? मिलेनिन पिगमेंट कम बनेगा। कम बनेगा तो बताओ क्या हो जाएगा, स्किन का कलर कैसा हो जाएगा? स्किन इज लाइट। कहां डार्क हो जाएगी, सब उल्टा पुल्टा बोलते रहते हो। स्किन इज, मिलेनिन पिगमेंट घट रहा है तो स्किन लाइट हो जाती है, और रात को कोई खतरा भी नहीं है, रात को सूरज ही नहीं है तो लाइट हो गई तो बढ़िया, आराम से दिल दिल को भी अच्छा लग रहा है, अच्छा मैं गोरा हो गया। और एक और अच्छा, मन को भी सुकून, अच्छा सूरज की किरणों से सुरक्षा भी मिल रही है। अब नहीं मतलब रात को सूरज की किरणें है नहीं तो सुरक्षा की कोई जरूरत भी नहीं है, देख लो। इसीलिए यानी ये स्किन को ये क्या करता है, डिफेंस में मदद करता है कि नहीं करता है? करता है। कुल मिला के ये पता चला ये क्या क्या काम कर रहा है। टेम्परेचर को कंट्रोल कर रहा है, ये मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल कर रहा है, ये रात को सुलाएगा, दिन को जगाएगा, ठीक है ना। ये स्किन को सुरक्षा दे रहा है ना। यानी ये 24 घंटे तक हमारा साथ देता है, यही एक हार्मोन है 24 घंटे में हमारा हर पल साथ देता है। यानी ये 24 आवर की, ये 24 आवर्स में बॉडी का डायरनल साइकिल मेंटेन करता है, डायरनल साइकिल मेंटेन करता है। डायरनल साइकिल को बायोलॉजिकल क्लॉक भी बोल सकते हैं, या बायोलॉजिकल क्लॉक मेंटेन करता है। ये 24 घंटे में बॉडी का डायरनल साइकिल या बायोलॉजिकल क्लॉक मेंटेन करता है। अच्छा मेलाटोनिन, अच्छा जब बायोलॉजिकल क्लॉक मेंटेन कर रहा है तो क्या मेंस्ट्रुअल साइकिल को अफेक्ट नहीं कर रहा होगा? फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल को भी अफेक्ट करता है मेलाटोनिन, फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी मासिक धर्म को भी अफेक्ट करता है।
मेलाटोनिन फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल को भी अफेक्ट करता है। अभी देखिएगा एक एक लाइन कवर हो जाएगी। मेरा 2-3 पॉइंट, क्या ये मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट कर रहा है? कर रहा है सर। क्या ये स्किन के कलर को डिसाइड कर रहा है, वो कंट्रोल कर रहा है? हाँ। क्या ये हमारा तापमान नियंत्रित कर रहा है? क्या ये हमें डिफेंस दे रहा है? दे रहा है। दिन में दे रहा है किरणों से। कौन सी किरणों से? सूरज की किरणों से, ताकि कहीं यूवी रेज अंदर ना पहुंच जाए। मिलानिन हमको यूवी रेज से बचाती है, इतना तो पढ़ा होगा आपने। और रात को यूवी रेज नहीं होती तो त्वचा का मिलानिन पिगमेंट कम हो जाता है। ये यानी ये 24 घंटे हमारा प्रोटेक्शन कर रहा है, हमारी बॉडी को डिफेंस कर रहा है। फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल को भी कंट्रोल कर सकता है। बताइए हमारे शरीर का बायोलॉजिकल क्लॉक कौन चलाता है? बायोलॉजिकल क्लॉक का मतलब होता है 24 घंटे में हमारा शरीर क्या क्या करेगा, वो सब डिसाइड यही करता है। 24 घंटे में हमारे अंदर जो जो चेंजेस आते हैं वो यही डिसाइड करता है। और इसी को एनसीईआरटी ने एक बहुत विशेष वर्ड दिया है, कहा है डायर्नल साइकिल। ध्यान देना भी, डायर्नल साइकिल बायोलॉजिकल क्लॉक का दूसरा नाम। डायर्नल साइकिल यानी दिन दिन में और रात में दोनों में हमारे शरीर को कंट्रोल करे हुआ है। डायर्नल साइकिल का दूसरा नाम, हाँ इसको सुना होगा, जैव घड़ी। जैव घड़ी कहते हैं इसको हिंदी में, जैव घड़ी। हमारी बॉडी की भी एक क्लॉक है, हमारी बॉडी के अंदर भी एक क्लॉक डिफाइंड है। कब जगेंगे, कब नहीं जगेंगे, कब सोएंगे, ये सब निर्धारित है। ये सब निर्धारित है। आप कब एक्टिव होगे, कब इनएक्टिव होगे। इसीलिए बोला गया ना, साइंटिफिकली बोला गया ब्रह्म मुहूर्त इज द बेस्ट टाइम फॉर द स्टडी। कहा गया ना, जो लोग सुबह सुबह उठते हैं वो फिट एंड फाइन रहते हैं, है ना। मैं इतने साल हो गया 4 बजे जगता हूं हमेशा, डेली। सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो या कोई बाढ़ आ जाए, 4 बजे मेरी बायोलॉजिकल क्लॉक सेट है। 4 बजे, हाँ। और 11 साढ़े 11 बजे सो जाता हूँ। फिर कोई भी आ जाए, ब्रह्मा विष्णु महेश, तो भी नहीं जगूंगा। नहीं, उनके लिए जग जाऊंगा, लेकिन मैं कोई आदमी आ जाए, कोई मिलने आ जाए, नहीं जगूंगा। तो मेलाटोनिन, मेलाटोनिन मेंस्ट्रुअल साइकिल जो भी अफेक्ट, मेलाटोनिन मेंस्ट्रुअल साइकिल को भी अफेक्ट करता है। कहाँ पे? ये कौन है? फीमेल का सिंबल है, मेल का? आपका बस चले तो मेल में भी मेंस्ट्रुअल साइकिल करवा दो। भारतीय है ना, जुगाड़ी है। क्यों, भैंसा को दुआ था कि नहीं दुआ था? फिर चलो ये देखो, ये क्लियर हो गया। कुछ दिन वही समय आ जाएगा, पता लगा अब टेस्ट ट्यूब बेबी मेल भी पैदा कर सकते हैं। अरे हंस रहे हो, आएगा आएगा, वक्त आएगा, इंतजार करो। मेडिकल साइंस तरक्की करा लेगा, है ना। आप जैसे माइंड जब डॉक्टर बनेंगे तो ये सब करामातें होती रहेंगी लाइफ में। पता लगा क्या हुआ, कल क्यों नहीं आए थे सर? सर मैं प्रेग्नेंट हो गया। अच्छा, बधाई हो। फिर मेल को भी बधाइयां देनी पड़ती होगी। फिर ये वाली बात बड़ी सच सच हो जाएगी, जो मैंने एक दिन बताई थी, गुप्ता जी को लड़का पैदा हुआ है। बधाई हो गुप्ता जी, मिसेस गुप्ता ने पैदा किया है। उल्टा हो जाएगा। नहीं, मिस्टर गुप्ता ने पैदा किया, कॉन्ट्रीब्यूशन मिसेस गुप्ता का।
उल्टा हो जाएगा ना। चलो नेक्स्ट, एक आखिरी बात बता दूं तो ये ग्लैंड खत्म, खत्म, फिनिश, टाटा बाय बाय। चलो देखो क्या है, ये हार्मोन, कौन सा हार्मोन, ये हार्मोन पावरफुल, पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है, पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है, ये पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। मतलब जो भी एंटीऑक्सीडेंट चीजें होती है उनको एंटी एजिंग भी बोलते हैं, यानी ये एंटी एजिंग हार्मोन है, ये एज को रोकेगा, एंटी एजिंग हार्मोन, एंटी एजिंग हार्मोन। इसलिए देखा होगा जो सिद्ध पुरुष है, देखा होगा आप सुनते होंगे 100 साल जिंदा रहे, 109 साल जिंदा रहे, 110 साल जिंदा रहे, ध्यान लगाए हुए, वो उसमें क्या बोलते हैं, उसको मोक्ष प्राप्त हो गया उनको, मोक्ष मतलब कब मर गए पता ही नहीं चला, लेकिन वो बिल्कुल मिनिमम रिक्वायरमेंट कर लेते अपने शरीर की, खाना ही वो कहो नहीं खाते, मतलब एक एक महीने खाना नहीं खाते, उनको मतलब सिद्धियां प्राप्त हो जाती है, विशेष पावर आ जाती है। तो ये एंटी एजिंग हार्मोन होता है, पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी एजिंग हार्मोन होता है। मतलब नींद लाने वाला हार्मोन मेलाटोनिन, डिफेंस करने वाला हार्मोन, शरीर का टेम्परेचर कंट्रोल करने वाला हार्मोन मेलाटोनिन, बीएमआर कंट्रोल करने वाला हार्मोन, फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल कंट्रोल करेगा कि नहीं करेगा, 24 घंटे में जो जो चीजें हम करते हैं, यानी हमारी जैविक घड़ी को मेंटेन करेगा कि नहीं करेगा, जैविक घड़ी को बायोलॉजिकल क्लॉक बोलते हैं ना, बोलते हैं। यानी ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड है, ये हमें एक आयाम से दूसरे आयाम में ले जाएगा कि नहीं, मेडिकेशन के समय एक्टिवेट हो जाता है कि इनएक्टिवेट, एक्टिवेट हो जाता है, और हमारे बॉडी को डिफेंस करता है, हमारी बॉडी को केंद्रित, ध्यान केंद्रित करने में भी मदद करता है। पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है, और पता है ये एंटी इंफ्लेमेटरी इफेक्ट भी दिखाता है, एंटी इंफ्लेमेटरी इफेक्ट, एंटी इंफ्लेमेटरी इफेक्ट। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब है शरीर में आपकी जलन वगैरह को कम करेगा, यानी शरीर की जलन को कम करेगा, शरीर में जलन को कम करेगा। फायदा है कि नुकसान, शरीर में जो जलन होती है, इन्फ्लेमेशन को जलन कहते हैं, जलन बराबर क्या, दर्द प्लस कहीं सूजन हो, दर्द और सूजन को मिला के जलन कहते हैं। हाँ, इसके लिए आईटीएस लगाया था हम लोगों ने कई जगह, जैसे लेरिंजाइटिस, लेरिंग्स में जलन होना, डर्मेटाइटिस, त्वचा में जलन होना, ठीक है ना, नेफ्राइटिस, नेफ्रॉन में जलन होना, न्यूराइटिस, नर्व में जलन होना, ठीक है ना, फेरिंजाइटिस, फेरिंग्स में जलन होना, नेफ्राइटिस, पड़ोसियों से जलन होना, है ना, हाँ हाँ, वो भी मिटा देगा, वो भी मिटा देगा, असर तो दिखाओ। ये ग्लैंड हो गई फिनिश, इसमें जितने काम थे वो आपके माइंड में बैठ गए होंगे। बताओ इस समय मेलाटोनिन ज्यादा निकल रहा है कम, कहाँ ज्यादा निकल रहा है, कम निकल रहा है, लाइट आ रही भैया, जिस समय लाइट आएगी इस ग्लैंड को पता चल जाएगा, ये ग्लैंड अपना मेलाटोनिन निकालना कम कर देगी, बंद नहीं करती, कम कर देती है, कम कर देगी तो क्या हो जाएगा, हम एक्टिवेट हो जाएंगे, इस समय हम लोग एक्टिव है कि सो रहे हैं। अच्छा, रात को जब लाइट नहीं रहेगी तो ये क्या होता है, निकलने लगता है ज्यादा अमाउंट में, और क्या करता है, ब्रेन को इनएक्टिव कर देता है, जिससे हमें नींद आ जाती है, ठीक है ना। बाकी भी मैंने आपको बताया, जब दिन में ये ज्यादा जब दिन में कम निकलता है तो क्या करेगा, मिलेनिन पिगमेंट्स को क्या करेगा, बढ़ाएगा ना, मिलेनिन पिगमेंट बढ़ाएगा तो त्वचा का कलर डार्क होगा, डार्क होने से जो अल्ट्रावायलेट रेस सूरज की किरणों से आ रही हैं उससे हमारी बॉडी डिफेंस होगी, बताइए होगी कि नहीं। अच्छा, दिन में टेम्परेचर ज्यादा होता है कि रात को, क्योंकि दिन में हमारा बीएमआर बढ़ जाता है, बीएमआर यानी बेसल मेटाबॉलिक रेट, यानी कि जो बेसिक उपापचयी दर है वो बढ़ जाती है, और रात को बेसिक उपापचयी दर घट जाती, क्यों, हम आराम से लेटे हुए हैं, कोई काम नहीं कर रहे, ध्यान, ब्रेन बिल्कुल शांत है,
कुछ नहीं सोच रहे हैं, नो कोचिंग नो कोचिंग, है ना, नो पढ़ाई नो लड़ाई, सही है कि नहीं, आराम से सो रहे हैं, क्लियर है ना। तो क्या हो जाएगा, आपका ब्रेन बिल्कुल शांत है, आपकी रिक्वायरमेंट्स दिन की अपेक्षा काफी कम हो गई कि ज्यादा हो गई। तो आप बताओ, बीएमआर घटा, और बीएमआर घटा तो बॉडी टेम्परेचर भी घटेगा, बॉडी टेम्परेचर भी घटेगा। तभी देखा होगा ज्यादातर लोग रात को पतली सी ही चादर लेते हैं, लेकिन लेते जरूर है ना। मैं तो पूरे जब भी होता है, मतलब चाहे गर्मी हो सर्दी हो बरसात हो, फिर पतली सी चादर जरूर लेता हूं। उसके दो कारण है, आदत पड़ गई है ना। नहीं वो तो रजाई तो सर्दी में लेता हूं, गर्मी में भी तो कुछ लेना है, तो गर्मी में पतली चादर। चलो आगे, सारे सीक्रेट जान जाओगे क्या, फिर कोने में ले चलोगे। घर में इनका क्या काम है, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम। चलिए अब पीनियल ग्लैंड के बारे में हम बिल्कुल थीम तैयार हो गई हमारी। पीनियल ग्लैंड कहां लोकेटेड थी सर, डॉर्सल साइड ऑफ फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। और हमको तो ये भी पता है सर कि एपिथैलेमस के ऊपर थी, और ये भी पता था कि हाइपोथैलेमस के नीचे भी एक ग्लैंड थी, उसका नाम क्या था, मास्टर ग्लैंड किसे कहते थे, सुपर मास्टर किसे कहते थे, रियल मास्टर किसे कहते थे, राइट, वो भी हाइपोथैलेमस को ही कहते थे। अच्छा, पीनियल ग्लैंड एक हार्मोन निकालती, नाम बताओ, मेलानिन की मेलाटोनिन, मेलानिन इज द पिगमेंट एंड मेलाटोनिन इज द हार्मोन। और मेलाटोनिन वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, वेरी इंपॉर्टेंट की इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की इंपॉर्टेंट, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और क्या रेगुलेट करेगी, रेगुलेशन ऑफ 24 आवर्स रिदम्स, यानी कि डायर्नल बोला था ना, 24 घंटे के रिदम को बायोलॉजिकल साइकिल या फिर बायोलॉजिकल क्लॉक या फिर डायर्नल रिदम्स कहा था मैंने, कहा था कि नहीं कहा था, कहां पे, हमारे शरीर में। फॉर एग्जाम्पल इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग द नॉर्मल रिदम्स ऑफ स्लीप एंड वेक, कह रहा है ये सोने और जगने का नॉर्मल साइकिल कंट्रोल करती है। और ये हमारा बॉडी टेम्परेचर भी कंट्रोल कर रही थी, दिन के समय बॉडी टेम्परेचर ज्यादा, रात के समय बॉडी टेम्परेचर कम, क्योंकि दिन के समय हमारा बीएमआर ज्यादा और रात के समय बीएमआर हमारा कम। देखो अब आपको रटना नहीं पड़ रहा है, वरना आपको रटना पड़ जाता। फिर आगे, इन एडिशन इसके अलावा मेलाटोनिन और क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है मेटाबॉलिज्म, बताओ बीएमआर को कंट्रोल करता है ना। दिन के समय बीएमआर ज्यादा होता है कि रात के समय, दिन के समय बेसल मेटाबॉलिक रेट ज्यादा होता है कि रात के समय, दिन के समय बीएमआर ज्यादा तो बॉडी टेम्परेचर भी ज्यादा, रात को सोते हैं तो आवश्यकताएं कम है शरीर की, इसलिए बीएमआर कम, बीएमआर कम तो शरीर का टेम्परेचर भी कम। दिन के समय पिगमेंटेशन को बढ़ाता है, रात के समय पिगमेंटेशन को घटाता है, क्योंकि दिन के समय सूरज की किरणों से शरीर को बचाना है, रात को सूरज की किरणें है ही नहीं तो शरीर को क्यों बचाना, सही है कि नहीं है। चलिए नेक्स्ट, उसके बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल को भी कंट्रोल करता है फीमेल में, ठीक है ना, एज वेल एज डिफेंस में मदद करता है, डिफेंस कैपेबिलिटी इसी से जुड़ी हुई है, बताया था नहीं बताया था, देख लो कोई लाइन छोटी, एक एक चीज क्लियर हो गई, और यहाँ जो कंफ्यूजन थे वो भी क्लियर हो गए। ठीक है, अगली ग्लैंड पे चलते हैं, अगली ग्लैंड का नाम है थायराइड ग्लैंड, हेडिंग डालेंगे थायराइड ग्लैंड। उससे पहले एक चीज देख लो, अगर मैं सीधे खड़ा हूं ऐसे, ये बताया भी था मैंने फर्स्ट टर्न, अगर मैं सीधे खड़ा हूं तो उस समय हमारी बॉडी में ये ऐसी पोजीशन पे है, एक लोब इधर एक लोब इधर, और दोनों लोब को एक पतली सी कनेक्टिव टिश्यू का फ्लैप जोड़े हुआ है, क्या, पतला की मोटा, कनेक्टिव टिश्यू का या मस्कुलर टिश्यू का, कनेक्टिव टिश्यू का, और फ्लैप, फ्लैप यानी छोटा सा फ्लैप है, फ्लैप, फ्लैप यानी छोटा पल्ला, पल्ला टाइप का, ये दोनों को जोड़े हुआ है, इधर वाली और इधर वाली को, ये एक लोब ये दूसरा लोब, ये कनेक्टिव टिश्यू का पतला सा बना हुआ फ्लैप, ठीक है, इसको बोलते हैं इस्थमस, क्या बोलते हैं, इस्थमस। और ये है दो लोब, ठीक है। थायराइड के कितने लोब होते हैं, थायराइड किस शेप की दिखाई पड़ रही है, ऐसे, थायराइड बटरफ्लाई शेप भी कह सकते हैं, बटरफ्लाई के पंख जैसा नहीं लग रहा है, ये इधर का पंख वो उधर का पंख, तो बटरफ्लाई शेप भी बोल सकते हैं। थायराइड ग्लैंड कहां पे होती है, ट्रैकिया के सामने, लेकिन ये हमारा डॉर्सल व्यू है कि वेंट्रल व्यू, वेंट्रल व्यू है। अगर हम घूम जाए ऐसे हो जाए पीछे, तो बताओ तो ये कौन सा व्यू आ गया, डॉर्सल व्यू में आगे का हिस्सा तो ये दिखेगा नहीं, पीछे का हिस्सा दिखेगा, ये इधर का लोब ये इधर का लोब,
और हर एक लोब पे दो ग्लैंड दिखेगी, हर एक लोब पे दो ग्लैंड दिखेगी जो पैरेलल है। नाम पड़ा पैराथायराइड ग्लैंड। पैराथायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड रेड कलर की होती है, जबकि ये आपकी थायराइड ग्लैंड पिंक कलर की होती है। इतनी बात क्लियर हो गई? क्लियर है? तो चलिए देखिए, इसमें एक लाइन पढ़े फिर हम आपको थ्योरी बताते हैं इसकी। थायराइड ग्लैंड दो लोब की है कि एक लोब की बनी हुई है? कहां प्रेजेंट है? आइदर साइड ऑफ ट्रैकिया, मतलब ट्रैकिया के दोनों तरफ। बोथ द लोब्स आर इंटरकनेक्टेड विद द थिन फ्लैप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। क्या नाम दिया था? इस्थमस। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगली ग्लैंड का नाम है थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्रंथि, हिंदी में भी यही बोलते हैं। देखो ये कहां प्रेजेंट होती है? ये रही ट्रैकिया, ये रहा ट्रैकिया। और ट्रैकिया में ऐसे ऐसे लाइनिंग्स होती है ना, क्या होती है? रिंग होती है ना। तो ये रहा हमारा ट्रैकिया। ट्रैकिया को बोलते हैं विंड पाइप, यानी वायु नाल। इसके दोनों तरफ यहां पे और यहां पे एक ग्लैंड होती है जो ऐसे जुड़ी रहती है। और इस ग्लैंड का नाम है थायराइड ग्लैंड। ये आपकी है थायराइड ग्लैंड। ये कौन सा व्यू है? आगे का वेंट्रल व्यू है। काफी बार इस पे क्वेश्चन पूछा गया है, कराएंगे भी। अधर, ये दो लोब है, ये थायराइड ग्लैंड है। थायराइड ग्लैंड, टीजी लिखूंगा, टीजी शॉर्ट में, कई बार यूज करना पड़ेगा तो टीजी लिखूंगा। थायराइड ग्लैंड इज टू लोब्ड की वन लोब्ड? टू लोब्ड, and each lobe is connected by, and both lobe is connected by, अभी मैंने बताया था, कोई शब्द इस्तेमाल किया था? कनेक्टेड बाई थिन फ्लैप ऑफ मस्कुलर टिश्यू की कनेक्टिव टिश्यू, थिन फ्लैप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, थिन फ्लैप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू का नाम लिख रहा हूं हिंदी में, संयोजी ऊतक। संयोजी का मतलब जोड़ना। अब खुद देख लो, ये इसको जोड़ रहा है नहीं जोड़ रहा है? तो नाम पड़ा संयोजी ऊतक। सुना है नाम? ऐसा ऊतक जो सभी टिश्युओं को जोड़ दे उसे संयोजी ऊतक कहते हैं। तो थिन फ्लैप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, थिन फ्लैप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है। एंड नोन एज, क्या बोलते हैं उसे? एंड नोन एज समझ जाओगे ना सब लोग। नोन एज इस्थमस, ISTHMUS, इस्थमस कहते हैं इसे। थोड़ा सा हाईलाइट कर लेते हैं, इसे कहते हैं इस्थमस। तो दिस इज इस्थमस, ये इस्थमस है। यहां भी लिख देता हूं ताकि क्लियर रहे। इस्थमस। तो थायराइड ग्लैंड ट्रैकिया के कहां पाई जाती है? अरे आइदर साइड पे पहले बोलो, है ना? ट्रैकिया के आइदर साइड पे पाई जाती है। अभी लिखवाएंगे। किस शेप की होती है? एच या बटरफ्लाई शेप? एच या बटरफ्लाई शेप? नहीं नहीं, ऐसा नहीं।
तो थायराइड ग्लैंड इज बाइलोब्ड, मतलब दो लोब होते हैं, दोनों लोब को आपस में कनेक्ट किए हुआ है क्या? थिन थिन फ्लैप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू which known as isthmus, which known as isthmus. Which known as isthmus. ठीक है, यानी जो फ्लैप दोनों को जोड़ रहा है उस कनेक्टिव टिश्यू का बना हुआ उसे बोलते हैं स्टमस। अब आगे बढ़ते हैं। थायराइड इज प्रेजेंट ऑन आइदर साइड ऑफ, आइदर साइड का मतलब होता है दोनों तरफ, आइदर साइड का मतलब दोनों तरफ। किसके आइदर साइड पे जरा बताओ? ट्रैकिया, ट्रैकिया के दोनों तरफ होती है। अच्छा, इसका शेप होता है एच शेप, ना दिया हो तो बटरफ्लाई शेप्ड, बटरफ्लाई शेप्ड। अगर इसके अंदर हम लोग चलें तो अंदर ऐसे छोटे छोटे गोले होंगे। अगर इसके उसको हम लोग टीएस काट दें, अगर ट्रांसफर सेक्शन ऑफ थायराइड देखें, थायराइड का अगर हम टीएस काट दें तो हमको दिखाई पड़ेगा कुछ छोटे छोटे गोले। इनके बाहर की तरफ स्ट्रोमल टिश्यू भरा होता है। स्ट्रोमल टिश्यू यानी एक तरल पदार्थ, सेमी सॉलिड तरल पदार्थ भरा होता है, इसको बोलते हैं स्ट्रोमल टिश्यू। अभी देखना एनसीईआरटी में लिखा मिलेगा, ये है स्ट्रोमल टिश्यू। इसको बोलते हैं थायराइड फॉलिकल। तो दो चीजें पाई जाएंगी थायराइड के अंदर, एक का नाम है स्ट्रोमल टिश्यू और एक का नाम है थायराइड फॉलिकल्स। एक को फॉलिकल बोलेंगे, पर अगर ढेर सारे हो तो फॉलिकल्स बोलेंगे। एक है इसलिए मैं अभी ये बता रहा हूं, अगर मैं तीनों की बात करूं तो फॉलिकल्स। तो स्ट्रोमल टिश्यू एंड थायराइड फॉलिकल दो पार्ट आपको दिखाई पड़ेंगे। मैं इनको नाम भी दे देता हूं, 1 नंबर 2 नंबर, दो पार्ट आपको दिखाई पड़ेंगे। जब आप इसके अंदर जाओगे तो आपको यहाँ पे क्यूब लाइक सेल दिखाई पड़ेंगी। कैसी? क्यूब लाइक सेल दिखाई पड़ेंगी, ये देखो क्यूब लाइक सेल दिखाई पड़ेंगे। किसी एक के अंदर बना दे रहे हैं, बाकी आपको आइडिया लग जाएगा, ऐसे ऐसे जोड़ते चले जाओ। तो ये क्यूब लाइक सेल हो गई। ये आपको दिख रही होंगे।
ट्यूब लाइक सेल। इनका नाम है थायराइड फॉलिकल के अंदर कौन सी सेल होगी? थायराइड, इसका पूरा नाम है फॉलिकुलर सेल्स। फॉलिकल की सेल का नाम फॉलिकुलर सेल्स। कैसी दिख रही है, क्यूबाइडल की कॉलमनर? सर क्यूबाइडल है। क्यूबाइडल मतलब घनाकार, क्यूबाइडल मतलब घनाकार, घन के आकार की, यानी क्यूब लाइक। और इसके अंदर एक खाली स्थान है, खाली स्थान का नाम है ल्यूमेन। यहीं से हार्मोन बन बन करके यहीं पे आता रहता है, हार्मोन यहीं से बन बन के यहीं पे आके स्टोर होता है। यही एकमात्र ऐसी ग्लैंड है जो अपना हार्मोन अपने ल्यूमेन में स्टोर कर सकती है। बाकी क्या करती है, तुरंत बनाती है और निकाल देती है ब्लड में। लेकिन दिस इज द ओनली ग्लैंड जो अपना हार्मोन बनाने के बाद अपने ल्यूमेन में स्टोर करती है। क्वेश्चन आया हुआ है, पीवाईक्यू है। ये क्या करती है फॉलिकुलर सेल? ये फॉर्म्स फॉर्म्स थायरॉक्सिन हार्मोन। लेकिन मैं थोड़ा डिटेल बता देता हूं तो उससे और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ये बनाता है थायरोग्लोब्यूलिन। थायरोग्लोब्यूलिन नाम का एक वो बनाता है प्रोटीन, थायरोग्लोब्यूलिन। थायरोग्लोब्यूलिन, और उसी से क्या बनता है, इसी से आगे चल के थायरॉक्सिन हार्मोन बनेगा। इसी से आगे चलकर थायरॉक्सिन हार्मोन बनता है। इससे आगे चल करके थायरॉक्सिन हार्मोन बनता है। आगे चल करके थायरॉक्सिन हार्मोन बनता है। और यहां लिख देते हैं एकमात्र एंडोक्राइन ग्लैंड है जो अपना हार्मोन लूमेन में स्टोर कर सकती है। लूमेन में स्टोर करती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो अंदर कितने टिश्यू दिखाई पड़ेंगे? दो। एक होता है स्टोमल टिश्यू और एक फॉलिकुलर थायराइड फॉलिकल्स। जब हम थायराइड फॉलिकल के अंदर जाएंगे तो क्यूब लाइक सेल है कि कॉलम लाइक? ट्यूब लाइक की कॉलम लाइक? और अंदर से खोखला है ना, खोखले स्थान को क्या कहते हैं? लूमेन। खोखले स्थान को क्या कहते हैं? लूमेन। और लूमेन क्या शो कर रहा है कि अपना हार्मोन बनाने के बाद स्टोर कर लेगी। और दिस इज द ओनली ग्लैंड विच स्टोर्स देयर हार्मोन, which stores their hormone.
फिनिश्ड। हो गया ना? जब हम थायराइड के अंदर गए तो हमको कुछ ऐसा सीन दिखाई पड़ा। इनको बोलते हैं थायराइड फॉलिकल, थायराइड फॉलिकल। एक के अंदर बता दिया क्या होगा, क्यूबाइडल सेल होगी, क्यूबाइडल सेल अंदर से खोखली होगी, इसी में हार्मोन स्टोर होंगे बनने के बाद। दिस इज द ओनली ग्लैंड जो अपने हार्मोन स्टोर करती है, तभी तो इनमें ल्यूमेन है, बाकियों में ल्यूमेन नहीं होता है। फिर आपको बताया गया बाहर का टिश्यू कहलाता है स्टोमल टिश्यू, और यहाँ पर कुछ विशेष सेल होती हैं, इनका नाम भी बताई दे लगे यहाँ तो आगे काम आएगा। यहाँ कुछ सेल का झुंड होता है, ये देखो जगह जगह पे दो चार बना देते हैं, इनका नाम है सी सेल, या फॉलिकल के पैरेलल है, नाम पड़ेगा पैरा फॉलिकुलर सेल, पैरा फॉलिकुलर सेल्स, पैरा फॉलिकुलर सेल्स, दे आर पैरेलल टू द फॉलिकल, दैट इज व्हाई नोन एज पैरा फॉलिकुलर सेल्स। और इनको सी सेल भी कहते हैं, क्यों? ये सी वर्ड क्या शो कर रहा है, कैल्शियम को डिनोट कर रहा है, ये कैल्शियम लेवल को कंट्रोल करता है शरीर में, अभी आगे बताऊंगा। पैरा फॉलिकुलर सेल, इसको सी सेल भी कहते हैं। सी क्या डिनोट करेगा? सी डिनोट करेगा कैल्शियम को, सी डिनोट करेगा कैल्शियम को। पैरा फॉलिकुलर सेल का दूसरा नाम सी सेल, पैरा फॉलिकुलर सेल का दूसरा नाम है सी सेल, सी सेल, पैरा फॉलिकुलर सेल या सी सेल। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, लिख लिया सभी ने? हो गया सबका? अब जरा देखिए, हम डाइट में आयोडीन लेते हैं, हम लोग आयोडाइज नमक खाते हैं कि नॉन आयोडाइज? आयोडीन, डाइट में आयोडीन लेते हैं बाई सॉल्ट। आयोडीन कहां से आता है? सॉल्ट से, नमक से। आप अपने देखो, आपके नमक में लिखा होगा आयोडाइज नमक, देश का नमक, टाटा का नमक, है ना, लिखा होता है उस पर। तो डाइट के थ्रू, भोजन के थ्रू हमने आयोडीन लिया नमक के द्वारा, ये आयोडीन ब्लड में पहुंच गया, ब्लड से पहुंच गया थायराइड ग्लैंड में, थायराइड ग्लैंड में पहुंचने के बाद टीजीटी, देखो उसने जो फॉलिकुलर सेल्स थी उसने क्या निकाला बताओ? फॉलिकुलर सेल्स ने निकाला टीजीटी, टीजीटी जो कि टायरोसिन से बना होता है, टायरोसिन डेरिवेटिव होता है, टायरोसिन डेरिवेटिव, यानी टायरोसिन एक अमीनो एसिड है, उससे बना होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, बताइए कौन से अमीनो एसिड से बना होता है? टायरोसिन डेरिवेटिव से बना होता है। टायरोसिन एक अमीनो अम्ल है, अमीनो एसिड, हिंदी में भी यही बोलते हैं अमीनो अम्ल। अब ये टीजीटी क्या था? थायरोग्लोबुलिन, अरे ये था टीजीटी यानी थायरोग्लोबुलिन, टीजी लिख दो, थायरोग्लोबुलिन। ये टीजी क्या है? थायरोग्लोबुलिन, पूरा लिख देते हैं वरना आप फिर कंफ्यूज हो गए। थायरोग्लोबुलिन,
थायरोग्लोबुलिन जो कि अमीनो एसिड है। अब क्या करेगा, इसके साथ आयोडीन मिल जाएगा। आयोडीन जो था ब्लड में आया, ब्लड से यहाँ आया और फॉलिकुलर सेल ने ये निकाला, आयोडीन इसके साथ मिक्स हो गया। जब आयोडीन मिक्स हुआ तो यहां से दो चीजें बन गई, दो चीजें बनी, एक बनेगा T3 और एक बनेगा T4। एक बनेगा T3, एक बनेगा T4। T3 का पूरा नाम सुनो, अगर 3 आयोडीन मिला तो बनेगा ट्राई आयोडोथायरोनिन। ट्राई आयोडोथायरोनिन। और अगर 4 मिल गया तो क्या लगा देंगे, टेट्रा आयोडोथायरोनिन। टेट्रा आयोडोथायरोनिन। टेट्रा आयोडोथायरोनिन। एक ट्राई आयोडोथायरोनिन और एक टेट्रा आयोडोथायरोनिन। एक ट्राई आयोडोथायरोनिन है और एक है टेट्रा आयोडोथायरोनिन, दो हैं। अच्छा, इनमें से थायरॉक्सिन किसे कहते हैं, टेट्रा वाले को थायरॉक्सिन कहते हैं, नोन एज थायरॉक्सिन हार्मोन, इसी को थायरॉक्सिन हार्मोन बोलते हैं, नोन एज थायरॉक्सिन हार्मोन। पर पता है लिखने की जरूरत नहीं, पर ये बता दे ज्यादा इफेक्टिव ये है, माना कि थायरॉक्सिन हार्मोन इसे कहते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा इफेक्टिव ये होता है, काम करने में सबसे पावरफुल कौन है, T3। हालांकि पूछा नहीं जाएगा लेकिन बता दिया मैंने आपको। तो इस तरीके से आपका थायरॉक्सिन हार्मोन बनता है। बताओ थायरॉक्सिन हार्मोन के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, आयोडीन की। थायरॉक्सिन हार्मोन के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, आयोडीन की भी। यहां लिख देते हैं, इफ देयर इज डेफिशिएंसी ऑफ, डेफिशिएंसी का मतलब कमी, ऑफ आयोडीन इन डाइट, डाइट यानी भोजन, देन T3 T4 ज्यादा बनेगा कम बनेगा, यानी T3 और T4 का सिक्रेशन घट जाएगा, देन T3 एंड T4 डिक्रीजेस इन ब्लड, ब्लड में घट जाएगा। और घट जाने को क्या बोलते हैं, हाइपोसिक्रीशन की हाइपर सिक्रीशन, हाइपोसिक्रीशन या अंडर सिक्रीशन है, कम सिक्रीशन होगा यानी कम श्रावण होगा, कम श्रावित होता है। अच्छा, इसका रिजल्ट क्या होगा, इसका रिजल्ट क्या होगा, इसका रिजल्ट ये होगा, देखो हमारी ग्लैंड सूज जाएगी, हमारी ग्लैंड सूज जाएगी, ग्लैंड में सूजन हो जाएगी, ग्लैंड बाहर आ जाएगी। और देखा होगा कुछ लोगों की गर्दन में ये बाहर आ जाता है, उसको बोलते हैं ग्वाइटर, घेघा रोग, ग्वाइटर या घेघा रोग। इससे हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इससे जो थायराइड ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड गले से बाहर उभर जाती है। और स्वेल हो जाती है। दिस डिजीज इज नोन एज, इस रोग को क्या कहते हैं, सिंपल ग्वाइटर, या हिंदी में घेघा, सुना है नाम। यानी अगर किसी व्यक्ति के बॉडी में आयोडीन की कमी होगी तो T3 T4 भी डेफिशिएट हो जाएगा, और अगर T3 T4 डेफिशिएट हुआ तो फिर क्या हो जाएगा, तो फिर हो जाएगा सिंपल ग्वाइटर। ट्रायोसिन, टायरोसिन डेरिवेटिव, डेरिवेटिव लिखा है, डाइमाइंड नहीं। मतलब ये किस अमीनो एसिड से बना है, तो आंसर आएगा टायरोसिन। किससे बना हुआ है, टायरोसिन। हम्म, कहा जी,
टीजी का पूरा नाम टीजी, एंडोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड। यानी अगर खाने में आयोडीन नहीं होगा तो T3T4 नहीं बन पाएगा, और अगर T3T4 नहीं बन पाया तो बताओ क्या हो जाएगा, कमी हो गई ना इनकी, कमी हो गई तो हाइपो बोलेंगे हाइपर बोलेंगे, हाइपर बोलेंगे कि हाइपर बोलेंगे, घटने को हाइपो या अंडर सिक्रेशन बोलते हैं। मैंने लिख भी दिया कम स्रावित होना, और इससे गले से थायराइड ग्लैंड गले से बाहर उभर जाती है और स्वेल हो जाती है। इस रोग को सिंपल ग्वाइटर कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंपल ग्वाइटर या घेघा हिंदी में बोलते हैं, सिंपल ग्वाइटर कहते हैं, सिंपल ग्वाइटर। यानी अगर किसी के शरीर में नमक में आयोडीन नहीं है, किसी के खाने में नमक में आयोडीन नहीं है, या उसके बॉडी के अंदर आयोडीन की कमी है, तो T3T4 साफ दिख रहा है, बिना आयोडीन के T3T4 बनेगा नहीं, तो कमी हो जाएगी। कमी होने को क्या बोलेगा? हाइपोसिक्रेशन, ठीक है ना। और इससे क्या हो जाएगा, ये गले से बाहर उभर आती है और सूजन आ जाती है इसमें, और इस रोग को बोलते हैं सिंपल ग्वाइटर या घेघा रोग। और ऐसा अक्सर वही होता है जहां खाने में आयोडीन की कमी हो, अक्सर हिल स्टेशन पे, अक्सर हिली पीपल्स में होता है, क्योंकि उनका जो आयोडीन है वो पानी इसके साथ बह जाता है, उनमें जो मतलब पानी पहाड़ों पे रुकता नहीं है, तो पानी के साथ जो पानी से भाई नमक कहाँ से प्राप्त करते हैं? पानी से। अब वो उस नमक में जो आयोडीन था वो पानी में बह गया, तो वो आयोडीन की कमी रह जाती है उस नमक में। अगर इस तरह का नमक वो लोग खाते हैं तो क्या होता है, उनमें ग्वाइटर हो जाता है। लेकिन अब देश बहुत जागरूक हो गया है, अब तो सब लोग पैक्ड नमक खाते हैं और उसमें कंपनी खुद आयोडीन डाल के देती है, और जितना रिक्वायर्ड है उतना ही डाल के देती है, राइट। चलिए, हो गया, हो गया सबका, आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, अगर मान लो कि हाइपोसिक्रेशन होने लगा, इफ हाइपोसिक्रेशन occurs in नॉर्मल ह्यूमन, नॉर्मल ह्यूमन में होने लगा, नॉर्मल ह्यूमन मतलब एक महिला है उसको होने लगा, तो क्या हो जाएगा? इसका रिजल्ट क्या होगा? बॉडी में अभी बताया सबसे सेंसिटिव चीज है फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल, यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलर हो जाएगी कि इरेगुलर? इरेगुलर हो जाएगी। यानी सीधा सीधा इंपैक्ट आएगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल विल बी रेगुलर का उल्टा इरेगुलर, मतलब नियमित का उल्टा अनियमित हो जाएगी। अब आ जाओ प्रेगनेंसी के केस में क्या होगा। इफ हाइपोसिक्रेशन, अगर हाइपोसिक्रेशन हो किसी प्रेग्नेंट फीमेल में, इन प्रेग्नेंट, अब की बार मैं बोल रहा हूं प्रेग्नेंट ह्यूमन, पहले मैंने क्या लिखा था? पहले मैंने नॉर्मल लिखा था, पहले मैंने नॉर्मल ह्यूमन की बात करी थी, अब मैं प्रेग्नेंट ह्यूमन की बात कर रहा हूं।
तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ क्या होने वाला है, बच्चे पर असर आएगा। तो क्या हो जाएगा, देयर इज डिफेक्टिव डेवलपमेंट, डिफेक्टिव डेवलपमेंट एंड मैचुरेशन ऑफ बेबी, ऑफ ग्रोइंग बेबी। बताओ, जो गर्भ में बच्चा पल रहा है, ग्रोइंग बेबी, उसका देखो डेवलपमेंट डिफेक्टिव हो गया, मतलब गलत हो गया, और मैचुरेशन भी नहीं हो पाएगा ऑफ ग्रोइंग बेबी। क्या क्या इंपैक्ट आएगा, इसका इंपैक्ट बता दें क्या क्या आएगा। इंपैक्ट, पहला इंपैक्ट, बच्चे का शारीरिक विकास बहुत स्लो हो जाएगा। मतलब शारीरिक विकास स्लो हो जाएगा तो बच्चे की जितनी वृद्धि होनी चाहिए थी उतनी वृद्धि नहीं होगी। तो क्या कह रहे हो, ग्रोथ तेज हो जाएगी, ग्रोथ रुक जाएगी, स्लो हो जाएगी, बोलते हैं स्टंटेड ग्रोथ होगी। पहला है स्टंटेड ग्रोथ, पॉइंट बता रहा हूं, पहला पॉइंट आया स्टंटेड ग्रोथ। स्टंटेड ग्रोथ यानी धीमी वृद्धि, धीमी वृद्धि, बच्चे की जो वृद्धि है ना वो काफी धीमी हो जाएगी। दूसरा, मेंटल डेवलपमेंट भी उसका रुक गया, यानी मेंटल रिटार्डेशन हो जाएगा, मेंटल मेंटल रिटार्डेशन, क्योंकि दिमाग का विकास रुक गया, मेंटल रिटार्डेशन। यानी उसकी आईक्यू लो होगी कि ज्यादा हो जाएगी। आईक्यू का पूरा नाम होता है इंटेलिजेंस क्विसेंट। इसको आप बोलते हो आईक्यू, आईक्यू, इंटेलिजेंस क्विसेंट, क्विसेंट, QUOTIENT, आईक्यू। ऐसे बच्चे में स्किन जो होती है ना एबनॉर्मल हो जाती है, स्किन एबनॉर्मल हो जाती है, एबनॉर्मल स्किन। एबनॉर्मल स्किन और पिगमेंटेशन, उसका एबनॉर्मल स्किन और पिगमेंटेशन सब गड़बड़ हो जाता है, एबनॉर्मल स्किन एंड पिगमेंटेशन। और एक पॉइंट इधर लिख दे रहा हूं, उधर जगह नहीं है, एक पॉइंट इधर लिख देता हूं, एबनॉर्मल स्किन एंड पिगमेंटेशन। बच्चे का अगर ब्रेन का विकास नहीं हुआ तो पता है मैं जो बोल रहा हूं मेरा ब्रेन ही तो कमांड दे रहा है, और आप जो सुन रहे हो आपका ब्रेन ही तो कमांड ले रहा है। मेरा ब्रेन कमांड दे रहा है आवाज निकालने के लिए, आपका ब्रेन आवाज, आपका ब्रेन कमांड दे रहा है कि आवाज सुनो क्या बोल रहे हैं सर, है ना। तो दो चीजें होती है ब्रेन में, एक आवाज निकालने वाली, एक आवाज रिसीव करने वाली। इसका दोनों ही केंद्र विकसित नहीं हो पाएगा, मतलब ना तो ये बोल पाएगा ना सुन पाएगा, गूंगा और बहरा होगा। यानी ये म्यूट और डीफ होगा, म्यूटिज्म और डीफनेस होगी इसमें, म्यूट एंड डीफ, डीफ एंड म्यूटिज्म लिखा होगा। इसका मतलब होता है बहरा, इसका मतलब होता है गूंगा। तो देखो नॉर्मल फीमेल में केवल मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्टर्ब होगी, लेकिन प्रेग्नेंट फीमेल में बच्चे पर पूरा असर आ गया। अच्छा सर मेंस्ट्रुअल साइकिल क्यों डिस्टर्ब नहीं हुई, अरे घंटा डिस्टर्ब होगी, मेंस्ट्रुअल साइकिल हो ही नहीं रही है। जब कोई फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो 9 महीने के लिए मेंस्ट्रुअल साइकिल स्किप कर जाती है, और 9 छोड़ो आगे भी 6 महीने, कल बताया था, यानी टोटल 15 महीने मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होती, एवरेज 15 महीने किसी भी फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होती। और इस पर मैं जब रिप्रोडक्शन पढ़ाऊंगा तो क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। तो बच्चे की जो वृद्धि है वो धीमी हो गई कि बहुत तेज होने लगी, धीमी। बच्चे का अगर अगर बच्चा
अगर बच्चा मान लो इतना इतना बड़ा पैदा होना चाहिए था, अब वो इतना ही बड़ा पैदा होगा, छोटा सा। दूसरी बात, उसका ब्रेन थोड़ा डेवलप होना चाहिए था, छोटा सा है। उसको वो बच्चे जैसे ही होते हैं ना, बच्चे को ऐसे बोलो बहुत तेज रिस्पॉन्स देते हैं, बच्चे को ऐसे ऐसे कर दो तुरंत हंसने लगते हैं। बच्चे जो छोटे बच्चे होते हैं उनको यूं यूं बुलाओ, चुटकी बजाओ, देखो तुरंत रिस्पॉन्स देते हैं, तुरंत देखने लगते हैं और बहुत क्यूट होते हैं। तो ये इस बच्चे को चुटकी बजाओगे, ये कुछ नहीं करेगा, मुंह घुमा लेगा, है ना। एबनॉर्मल स्किन होगी और उसमें पिगमेंटेशन भी एबनॉर्मल हो जाएगा, और गूंगा और बहरा होगा, चुटकी की आवाज ही नहीं सुन पाएगा। तभी बोला कि मुंह घुमा लेगा, उसने सुनी नहीं आपकी। और अगर सुन भी लेता, एक पल के लिए सुन भी लेता, तो उसका ब्रेन इतना अच्छा है नहीं कि रिस्पॉन्स करे। उसको पता ही नहीं हंसना है रोना है, सामने वाला उसे हंसा रहा है कि रुला रहा है, ठीक है ना। यानी बच्चे पे बहुत बुरा असर आया। यही कारण है जब भी कोई फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो डॉक्टर के कंसल्टेशन में बहुत ज्यादा रहना चाहिए उसे, और डॉक्टर खुद ही उसको ये सब टेस्ट करवाते रहते हैं। थायराइड का हर महीने टेस्ट होता है फीमेल, प्रेग्नेंट फीमेल का। सोनोग्राफी होती है 3-3 महीने पे, 4-4 महीने पे। बहुत सारे विटामिन और वो मिनरल का टेस्ट कराते हैं, ताकि मम्मी में कमी है तो बच्चे पर असर पड़ जाएगा। मम्मी ने तो अपनी लाइफ जी ली, बच्चा तो अभी आने वाला लाइफ है, इसलिए उसको बहुत ज्यादा केयर से रखा जाता है। हो गया यहां तक क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। इफ देयर इज कैंसर, इफ देयर इज कैंसर और फॉर्मेशन ऑफ नोड्यूल इन थायराइड फॉलिकल्स, इसका क्या मतलब हुआ? कैंसर तो जानते ही हो, कैंसर में सेल्स का नंबर बढ़ता है घटता है? सेल्स का नंबर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। चलो, कहीं पे गांठ बनना भी तो कैंसर ही जैसा है, तो बोल रहा है नोडुल का बनना यानी लाई का कैंसर, ये भी कैंसर है। मतलब इसमें भी सेल का नंबर बढ़ जाएगा, मतलब सेल्स का नंबर बढ़ जाएगा। अच्छा, नंबर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, तो इसकी और इसकी वजह से होगा क्या? इसकी और इसकी वजह से यह हो जाएगा कि अब थायराइड ग्लैंड में अगर कैंसर हो गया तो उसका सेल का नंबर बढ़ गया। सेल का नंबर बढ़ेगा तो हार्मोन ज्यादा बनाएगी कि कम बनाएगी? ज्यादा बनाएगी। तो यानी क्या? एबनॉर्मल, एबनॉर्मल इंक्रीज थायरॉक्सिन हार्मोन। एबनॉर्मल बढ़ जाएगा कि नॉर्मल? हाँ, एबनॉर्मल इंक्रीज ऑफ थायरॉक्सिन हार्मोन। थायरॉक्सिन हार्मोन बहुत ज्यादा बनने लगा। अच्छा, इससे हो जाएगा हाइपर थायरॉयडिज्म। हाइपर थायरॉयडिज्म, पहले हाइपोथायरॉयडिज्म हुआ था, अब हाइपर हाइपर थायरॉयडिज्म मतलब बढ़ गया। और हाइपर थायरॉयडिज्म का एक रोग है, इसका डिजीज बताते हैं, डिजीज ऑफ हाइपर थायरॉयडिज्म। इसको बोलते हैं एक्सोप्थेल्मिक ग्वाइटर, एक्सोप्थेल्मिक ग्वाइटर। एक्सोप्थेल्मिक ग्वाइटर, या इसी को ग्रेव डिजीज बोलते हैं। ग्रेव्स डिजीज, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि बताओ हाइपर सिक्रीशन से कौन सा रोग होता है? जैसे हाइपो से हुआ क्या? ग्वाइटर। और मम्मी में दिक्कत आई,
मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्टर्ब हो गई, बच्चे में दिक्कत आई, बच्चे की ग्रोथ रुक गई। ये 3 केस देखे थे। लेकिन यहां देखो, यहां क्या होने वाला है, यहां पे एक्सोप्थेल्मिक ग्वाइटर हो गया, उसी को ग्रेव डिजीज बोलते हैं। सिम्टम्स क्या हो जाता है, एक्सो मतलब बाहर, ऑप्था मतलब आंखें, आईबॉल बाहर आ जाती है, आईबॉल के पीछे फैट इकट्ठा हो जाता है जिससे आईबॉल बाहर आ जाती है, ठीक है ना। यानी इसमें क्या सिम्टम्स होगा, आईबॉल बाहर आ जाएगा। यहां लिख देते हैं, आईबॉल के पीछे फैट जमा होने से, आईबॉल के पीछे फैट जमा होने से, आईबॉल के पीछे फैट जमा होने से आईबॉल प्रोट्रूड हो जाती है। या आईबॉल उभर जाती है, सीधे हिंदी में लिखो तो बाहर की तरफ उभर जाएंगी। इसलिए देखो नाम में क्या लगा, एक्सो मतलब बाहर की तरफ, ऑप्था मतलब आईबॉल, और ग्वाइटर मतलब फूल जाना। और इसमें थायराइड ग्लैंड में भी थोड़ी सी स्वेलिंग आ जाती है। थायराइड ग्लैंड ऑल्सो स्वेल्स, थायराइड ग्लैंड ऑल्सो स्वेल्स, थायराइड ग्लैंड भी स्वेल हो जाएगी। उभरने को मैंने बोला था ना, प्रोट्रूड होना, प्रोट्रूशन, उभर जाना मतलब प्रोट्रूड होना। व्यक्ति का बीएमआर बढ़ जाएगा। थायराइड ग्लैंड अभी पता है क्या काम करती है, बीएमआर को ये भी कंट्रोल करती है। अच्छा दोनों ऑप्शन आ जाए तो बहुत अच्छा है। कौन सा बोथ, अभी एक पढ़ के आए, पीनियल की पिट्यूटरी, पीनियल की पिट्यूटरी, और एक दूसरा पढ़ रहे हैं कौन सा। अगर दोनों आ जाए अच्छा है, अगर सिंगल चॉइस है और बड़ा अलग अलग पूछा गया है, अब आप क्या करोगे। अब सबसे बेहतरीन न्याय होती है ये वाली, बीएमआर को सबसे बढ़िया कंट्रोल करती है ये सबसे ज्यादा कंट्रोल करती है। बीएमआर बढ़ जाएगा। अच्छा किसी का बीएमआर बहुत ज्यादा हो जाए, मेटाबॉलिज्म बहुत ज्यादा हो रहा है शरीर में, नॉर्मल से ज्यादा हो जाएगा। अगर हम सब में नॉर्मल हो रहा है, इसके में क्या हो गया, बीएमआर ज्यादा हो गया। अगर किसी के अंदर बहुत ज्यादा रिएक्शन चल रही है तो उसका एनर्जी ज्यादा खर्च होगा कि कम, तो ये व्यक्ति का वेट लॉस हो जाएगा कि वेट गेन हो जाएगा, वेट लॉस की वेट गेन, तो इसका रिजल्ट ये हो जाएगा वेट लॉस। शरीर का जो भार है ना बहुत तेजी से गिरेगा। तो ये हो गया आपका एक्सोप्थेल्मिक ग्वाइटर या ग्रेव डिजीज। इसलिए देख लो ग्रेव क्यों बोला गया, ग्रेव का मतलब होता है दुख, ग्रेव का मतलब होता है दुख। तो देखो बॉडी में एकदम कमजोरी आ जाएगी, ऐसे लगेगा व्यक्ति बहुत दुखी है, तो नाम पड़ गया ग्रेव्स डिजीज, ग्रेव्स डिजीज। सेल का नंबर इंक्रीज। हम्म, वही तो बोला, बहरा और गूंगा, बहरा और गूंगा, म्यूटिज्म का मतलब होता है गूंगा, म्यूट से बना है। एक्सोप्थेल्मिक ग्वाइटर का दूसरा नाम, अच्छा एक्सो मतलब बाहर, ऑप्था मतलब आईबॉल, आईबॉल क्यों बाहर आ गई, क्यों प्रोट्रूशन हो गया, क्योंकि वहां पे सर फैट इकट्ठा हो गया। अच्छा और बताओ, थायराइड ग्लैंड भी थोड़ी सी स्वेल हो जाएगी, तभी तो वर्ड आया, ग्वाइटर आया कि नहीं आया। दूसरी बात, बीएमआर बढ़ेगा कि घटेगा, और बताइए, वेट लॉस हो जाएगा, वेट लॉस, वेट लॉस कंफर्म।
फंक्शन ऑफ थायरॉक्सिन बताने जा रहा हूं। थायरॉक्सिन का फंक्शन क्या है, तो ये ग्लैंड खत्म। फिर इसके 2-4 क्वेश्चन करते हैं अच्छे वाले। फंक्शन ऑफ थायरॉक्सिन ग्लैंड। फंक्शन ऑफ थायरॉक्सिन ग्लैंड, बाकी लोग हेडिंग डालिए फंक्शन ऑफ थायरॉक्सिन ग्लैंड या फंक्शन ऑफ थायरॉक्सिन डाल लो। थायरॉक्सिन का फंक्शन क्या है, थायरॉक्सिन का कार्य क्या है, थायरॉक्सिन हार्मोन के कार्य। अगली हेडिंग, थायरॉक्सिन हार्मोन के कार्य। सुनो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बीएमआर मैं यहां लिख दूं, पिट्यूटरी ग्लैंड भी कंट्रोल करती थी। सॉरी, हाँ अरे वही लिख, मुंह से निकल गया। पीनियल ग्लैंड भी कंट्रोल करती थी, परंतु यदि सिंगल चॉइस हो तो क्या करेंगे, सिंगल चॉइस हो तो थायराइड को चुनेंगे, थायराइड को सेलेक्ट करेंगे। सही है ना, कंफ्यूजन दूर करा दिया पहले ही। अच्छा अब आगे देखते हैं। बीएमआर का पूरा नाम तो सबको पता हो गया, ठीक है ना। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आरबीसी प्रोडक्शन, आरबीसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाती है। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मेटाबॉलिज्म, क्यों, नाम ही से स्पष्ट हो रहा है, बेसल मेटाबॉलिक रेट। मेटाबॉलिज्म का मतलब उपापचय, और ये किसका उपापचय कंट्रोल करती, तीनों का। तीनों कौन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट को कार्ब बोलते हैं, फैट को फैट बोलते हैं, प्रोटीन को प्रोटीन बोलते हैं। तो तीनों के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मेटाबॉलिज्म यानी उपापचय ऑफ प्रोटीन, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट, तीनों के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करती है। एक आखिरी बात, बैलेंस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बैलेंस ऑफ, दो चीजों का बैलेंस मेंटेन करती है, क्या, वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स, वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स। और आगे चल के पढ़ेंगे ये कार्य हमारा, ये कार्य एक और करता है जो अभी से बता दें, एल्डोस्टेरॉन। ये कार्य हमारे अंदर, केवल ये वाला फंक्शन, ये वाले फंक्शन की बात कर रहे हैं, हमारे अंदर एल्डोस्टेरॉन द्वारा भी किया जाता है। सुना है नाम, याद करो इसका नाम अभी कभी पढ़ा, या फिर पैरा फॉलिकुलर सेल, याद है ना, अभी कुछ देर पहले कहा था, थायराइड फॉलिकल में या स्ट्रोमल टिश्यू में, स्ट्रोमल टिश्यू में। और इसका काम होता है, ये एक नॉन आयोडाइज्ड हार्मोन निकालता है, ये एक नॉन आयोडाइज्ड हार्मोन निकालता है, नॉन आयोडाइज्ड। बताओ, आयोडाइज्ड हार्मोन का तो नाम T3 और T4, ये नॉन आयोडाइज्ड हार्मोन है, नाम है इसका TCT, नाम है TCT, थायरोकैल्सिटोनिन, ठीक है ना, नॉन आयोडाइज्ड हार्मोन निकालता है। और आपको पता है इसका नाम है, जिसे TCT कहते हैं, अभी बताया था ना, पूरा नाम है थायरोकैल्सिटोनिन कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, TCT, थायरोकैल्सिटोनिन। और ये प्रोटीन देख का बना होता है, प्रोटीनस होता है, प्रोटीनस। अच्छा बताओ सर, वो जो आयोडाइज वाला निकला था वो कैसा था, आयोडाइज वाला कैसा था, अमीनो एसिड डेरिवेटिव, याद करो, टायरोसिन से बना था। बताओ जो आयोडीन वाला था वो किससे बना था,
आयोडीन वाला किससे बना था? वो बना था अमीनो एसिड। कौन से अमीनो एसिड का? टायरोसिन। और ये अमीनो एसिड डेरिवेटिव नहीं है, ये किसका बना है? प्रोटीन का डेरिवेटिव है। फर्क है दोनों में, इसलिए स्ट्राइक करा रहा हूं। प्रोटीनस होता है प्रोटीनस, यानी प्रोटीन का बना हुआ, और इसका काम है ब्लड के कैल्शियम को घटाना। इसका काम है ब्लड के कैल्शियम को घटाना। बताओ हमारे अंदर ब्लड के कैल्शियम को कौन सा हार्मोन घटाता है? टीसीटी। अब कैल्शियम से ही वर्ड आया था सी सेल, बोलो। बताया था ना कि सी डिनोट कर रहा है कैल्शियम को, सी डिनोट कर रहा था कैल्शियम को, यानी इसका नाम पड़ा टीसीटी। टीसीटी क्या होता है? थायरो कैल्सिटोनिन हार्मोन। कैल्शियम को बढ़ा रहा है कि कैल्शियम को घटा रहा है? कैल्शियम को बढ़ा रहा है, कैल्शियम को घटा रहा है? बोलो भाई, लो आवाज ही नहीं निकल रही है। बढ़ा रहा है घटा रहा है? घटा रहा है। आगे पढ़ेंगे, एक बढ़ाता भी है, एक ऐसा है जो बढ़ाता भी है, आगे पढ़ेंगे बढ़ाने वाले का नाम। और वो भी थायराइड ग्लैंड के पास ही है, ग्लैंड, यानी समझ गए, पैराथायराइड ग्लैंड। पैराथायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड। पैराथायराइड ग्लैंड ये एक नॉन आयोडाइज्ड हार्मोन निकालता है, विच नोन एज टीसीटी। टीसीटी के ब्रैकेट में लिखना थायरोकैल्सिटोनिन, और कैल्सी वर्ड आ गया तो मतलब कैल्शियम। कैल्शियम को घटाता है, कैल्शियम को घटाता है। जबकि अगले टर्न पे पढ़ेंगे पैराथायराइड ग्लैंड, उससे जो हार्मोन निकलेगा वो कैल्शियम को बढ़ाएगा। दोनों मिल करके कैल्शियम के मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करेंगे। आपके शरीर में कैल्शियम को बढ़ाएगा कौन? पैराथायराइड का हार्मोन। आपके शरीर में कैल्शियम घटाएगा कौन? टीसीटी, थायरोकैल्सिटोनिन। थायरो क्यों? क्योंकि थायराइड से निकला। कैल्सिटोनिन क्यों? कैल्शियम को घटा रहा है। समझ आई बात? कैल्सिटोनिन क्यों बोला? कैल्शियम के चक्कर में। और सी सेल क्यों बोला था? आप समझ में आ गया होगा। सी यहां से ले लिया था, कैल्शियम के सी से, ताकि याद रहे, ताकि साइंटिस्ट को एक ट्रिक मिल जाए। क्लियर है? धूप हो गई अब। सुबह सुबह अच्छा मौसम था, हम सोच रहे थे नहीं पढ़ाएं, सोच रहे थे इतना अच्छा मौसम है, पढ़ाने की इच्छा नहीं हो रही थी। अब इतना बुरा हो गया कि हम सोच रहे ज्यादा पढ़ा दें। चलो, मजाक था वैसे। मजा, अच्छा मौसम था काफी। सुबह सुबह हमने कार में गाने भी गाए थे। चलो आगे, कोई रोको ना दीवाने को। चलो, सुना नहीं होगा ना? किशोर दा का है, किशोर। सुनाएंगे कभी, बहुत अच्छा सॉन्ग है। आज क्यों? आज क्या है? अब धूप निकल आई है, हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक ने मना कर दिया है। तब हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक कह रही थी अरे मस्त मौसम है, गा लो बेटा, तो थोड़ा गा लिया। अब गाने को नहीं कह रहा, गाली देने को कह रहा है। चलो नेक्स्ट।
कुछ क्वेश्चन करें? ये बताओ जल्दी से कल वाला। ऑक्सीटोसिन इज कॉल्ड एज मिल्क इजेक्शन हार्मोन। सही है सर, सही है। मिल्क फॉर्मेशन तो नहीं, मिल्क इजेक्शन। दूसरा रीजन कह रहा है ऑक्सीटोसिन एक्ट ऑन स्मूथ मसल ऑफ यूट्रस एंड स्टिमुलेट इस कॉन्ट्रेक्शन। लेकिन इसका उससे कोई संबंध तो है नहीं, यानी कि सर्जन भी सही है, रीजन भी सही है, पर एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। मिलेटोनिन इन्फ्लुएंस द मेंस्ट्रुअल साइकिल। सही है सर, आज ही बताया है। मिलेटोनिन आज ही पढ़ाया आपने पीनियल ग्लैंड का। तो मिलेटोनिन इन्फ्लुएंस द मेंस्ट्रुअल साइकिल, पिगमेंटेशन एंड डिफेंस कैपेबिलिटी। बताओ सही है कि नहीं है? अच्छा, मिलेटोनिन प्ले द इंपॉर्टेंट रोल इन रेगुलेशन ऑफ डायनामिक रिदम्स ऑफ स्लीप। एक्सप्लेन कर रहा है, नहीं कर रहा है? क्योंकि देखो ये तो एक अलग बात कह रहा है, ये अलग बात कह रहा है ना? तो ये एक्सप्लेन नहीं कर रहा। थायराइड हार्मोन प्रमोट्स फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंटल ऑफ मेंटल फैसिलिटीज। सही है। अरे फिजिकल और मेंटल ग्रोथ करता था कि नहीं? बच्चे का शारीरिक और मानसिक विकास कर रहा था कि नहीं कर रहा था? कर रहा था। फिर कह रहा है रीजन हाइपोथायरॉयडिज्म इन एडल्ट कॉज रिटार्डेड सेक्सुअल डेवलपमेंट। हाइपोथायरॉयडिज्म जब एडल्ट में होगा तो क्या कॉज कर देगा? रिटार्डेड सेक्सुअल डेवलपमेंट। नहीं, ये गलत है। यानी असर्जन सही है तो गलत हो गया ना, ये सही है, ये गलत हो गया। ये अभी किया नहीं है, इंसुलिन अभी किया नहीं, एंड्रोजन किया नहीं है। रुको, हाँ ये बताओ, पिट्यूटरी ग्लैंड एनाटॉमिकली डिवाइडेड इनटू, तो यहां दिख रहा है मुझे एंटीरियर लोब और इधर दिख रहा है एमएसएच, तो मैं समझ जाऊंगा ये क्या है, ये एडिनो हाइपोफाइसिस, ये है न्यूरो हाइपोफाइसिस, और ये एंटीरियर लोब यानी पार्स डिस्टालिस, ये मिडिल लोब यानी पार्स इंटरमीडिया, और ये वाला बताओ बी यानी क्या? न्यूरो हाइपोफाइसिस। बता दिया था। वो दो हार्मोन स्टोर और रिलीज करता है, ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन। पूरा हो जाएगा। ऑप्शन थे इसके, बहुत लंबा था तो हमने हटा दिया। अब क्या कह रहा है? मैच द कॉलम 1 विथ कॉलम 2। कॉलम 1 कॉलम 2 कहां चले गए? मिक्स हो गया है ना, एक मिनट, चलो चलो कल इसको सेट कर देंगे। ये बताओ, ओव्यूलेशन इन फीमेल, ओव्यूलेशन इन फीमेल एलएच, बाकी कोई मैच कर नहीं रहा है, लेकिन अगर एलएच नहीं होता तो एफएसएच और एलएच भी चल जाता। सही है ना? लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है। एलएच एंड एफएसएच कलेक्टिवली कॉल्ड गोनाडोट्रोपिन हार्मोन। Sertoli cell are regulated by pituitary hormone known as, हाँ एफएसएच। Sertoli सेल को किसने कंट्रोल किया था? एफएसएच। हार्मोन रिलेटेड टू द यूरिन कॉन्सेंट्रेशन इन मैमल, एडीएच। एडीएच ने किया था कि नहीं? एडीएच ने किया था। टेस्टोस्टेरोन तो यूरिन से कोई मतलब नहीं है, ऑक्सीटोसिन का यूरिन से कोई मतलब नहीं है। अच्छा, मेलाटोनिन इज सिक्रेटेड बाय, सीधे सीधे क्वेश्चन है, पीनियल ग्लैंड आज ही किया है। द फंक्शन ऑफ पीनियल ग्लैंड इज टू, अच्छा पीनियल ग्लैंड ज्यादा, अरे सुनो, पीनियल ग्लैंड मेलाटोनिन निकालती है, मेलाटोनिन ज्यादा तो त्वचा का कलर हल्का, मेलाटोनिन ज्यादा तो मेलानिन का सिंथेसिस कम, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल था। तो बताओ क्या हो गया? लाइटन द स्किन, लाइटन द स्किन, ठीक है ना? और देखो, और देख लो कोई, कंट्रोल द सेक्सुअल बिहेवियर, ठीक है ना? रेगुलेट द पीरियड प्यूबर्टी, ठीक है ना? ये भी सही हो सकता है, यानी ऑल ऑफ दिस, क्योंकि बेसल मेटाबॉलिक रेट कंट्रोल कर रहा है ना। ये बताओ ये कौन सा, ये वेंट्रल व्यू है, वो डॉर्सल व्यू है, तो ये चारों क्या है भाई? 1 2 3 4, पैराथायराइड, और ये वाली ए क्या है? थायराइड, और सी क्या है? बी क्या है? इस्थमास, और सी क्या है? डी है ट्रैकिया या विंड पाइप। बोलो, ट्रैकिया या विंड पाइप, इस्थमास
थायराइड और पैराथायराइड, और हमें समझ में आ गया क्योंकि इस पे आज हम लोग ने डिस्कस किया था, राइट है। ये देखो, ये क्वेश्चन पढ़ के बताओ, आप बता लोगे। Which of following endocrine gland stores its secretion in the extracellular space before the discharging into the blood? हाँ, lumen था कि नहीं था? बताया था कि this is the only gland which stores their hormone in their lumen. कह रहा है देखो ब्लड में डालने से पहले स्टोर करती है, तो ये हो जाएगा आपका थायराइड। एक्सोपैथेलिक गोइटर इज आल्सो नोन एज सर ग्रेव डिजीज, आप ही ने पढ़ाया, अभी पढ़ाया है ग्रेव डिजीज। बोलो क्लियर। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कैल्सिटोनिन? अरे वही टीसीटी का फंक्शन, टीसीटी का फंक्शन डिक्रीज कैल्शियम इन द ब्लड की इंक्रीज कैल्शियम इन द ब्लड। बाकी ये किया नहीं है, ये किया नहीं है ना, ये कल करेंगे, तो काफी हो गए, ठीक है ना, कल और करेंगे।